नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज इस क्लास को लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। यह तथास्तु सीरीज की क्लास नंबर 2। उम्मीद है कि आप सभी क्लास के अंतर्गत आ चुके होंगे और भौकाल तरीके से इस क्लास को करने के लिए आप सभी तैयार होंगे। और आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस तथास्तु की क्लास के अंतर्गत। और तथास्तु की क्लास के अंतर्गत आज जो होगा वो आप सभी देखेंगे, आज जो होगा वो आप सभी सीखेंगे, आज जो होगा वो सीधा पेपर में आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि तथास्तु जो सीरीज है वो कितनी जरूरी सीरीज आपको देखने को मिल रही है। और तथास्तु बेसिकली ये बैच का डेमो नंबर 2 है। आज हम दूसरे डेमो की बात करने वाले हैं। दिस इज डेमो सेकंड, यानी पॉलिटी का जो पोर्शन आपका बच गया था आज मैं उस पोर्शन को कवर कराऊंगा। और अपनी बात को पूरा करते हुए मैं यहां पर आपको स्पष्ट तौर पर बता दूंगा कि पूरी पॉलिटी को इस हिसाब से करेंगे कि आपको दोबारा कभी जीवन में पढ़नी ना पड़े। जिससे एक बड़ी बात आती है कि सर इस बैच का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितने टाइम पीरियड के लिए बैच रहने वाला है। तो ये आजीवन काल का बैच है। सर ऐसा आपने क्यों कहा? देखो, अगर देखा जाए तो ऑन पेपर तो ये आपका बैच 2 ही साल का है। लेकिन बात ये है कि अगर आप इस बैच को एक बार कर लेते हैं, अगर एक बार आप इस बैच को कर लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही है सरपंच साहब की वाणी, जो आपको कहना चाहती है कि एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको दोबारा कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वजह से ये बैच आपका खास है। ये दूसरे नंबर का डेमो है। मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे देना चाहूंगा कि अब तक हम क्या कर चुके हैं और क्या आप आगे करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये है तथास्तु बैच और तथास्तु बैच की ये है डेमो नंबर 2। ये कौन सा है सर? ये तथास्तु बैच आपको देखने को मिल रहा है। इसको हम तथास्तु बैच के नाम से बात कर रहे हैं, तथास्तु बैच के नाम से बात कर रहे हैं। और तथास्तु बैच का ये आपको देखने को मिल रहा है डेमो नंबर 2, आपको ये देखने को मिल रहा है। दिस इज डेमो सेकंड, ये है डेमो द्वितीय जो अब यहां पर आप कवर करने वाले हैं। अब यहां पर मैं चीजों को थोड़ा सा स्पष्टीकरण के साथ बताता हूं कि चीजें आपकी क्या कुछ होने वाली हैं। देखो सर, ये सेकंड डेमो है, तथास्तु बैच का है। और यहां पर चीजें कुछ इस प्रकार से आपकी चलेंगी कि यहां पर मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगा कि भाई यह बैच आपका अवेलेबल है सिलेक्शन वे ऐप पर। सिलेक्शन वे ऐप के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और यहां आप इसको परचेज कर सकते हैं आसानी से। अगर आप परचेज करते हैं तो आपको एक्सेस मिलेगा, जो एआई और अपडेटेड कंटेंट है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको पता लग जाएगा कि ये जो बैच है वो बेहतरीन तरीके से कंप्लीट जीएस को कवर करता है, यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सभी चीजों को कवर किया जाएगा। बहुत लिमिटेड क्लास रहेंगी, 30 क्लास में ये खत्म, 50 क्लास में ये खत्म, 20 क्लास में ज्योग्राफी और 20 में इकोनॉमिक्स। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस भी इसकी होगी। प्रैक्टिस आपकी होगी 10 क्लास, 10 क्लास, 5 क्लास और 5 क्लास। साथ ही साथ आपको मिलेंगे जीत राणा सुपरशीट। जीत राणा 3 सुपरशीट आपको मिलती है, जीत राणा सुपरशीट मिलेंगी ईच चैप्टर की, हर एक चैप्टर की, ईच एग्जाम की, हर एक एग्जाम की सुपरशीट आपको देखने को मिलेगी। और ये जेआर सुपरशीट आपको कैसे कैसे देखने को मिलेंगी सर? ये आपको एसएससी की अलग देखने को मिलेगी, रेलवे की आपको अलग देखने को मिलेगी और स्टेट एग्जाम की आपको अलग देखने को मिलेगी। मैं एक बार आपको शो करके दिखा देता हूं कि किस लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा। देखो, अगर मैं यहां पर आपको बात करके बताऊं तो अगर आप यहां आएंगे तो ये है जीत राणा सुपरशीट, जो कि आपकी रेलवे की है। तो ये जीत राणा सुपरशीट के अंदर इसमें रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, किसी भी एग्जाम में आए हैं, वो आपको अपलोडेड आपको मिल जाएंगे आपके बैच के अंतर्गत। ये आपको केवल बैच एक्सक्लूसिव होगा कि बैच वाले बच्चों को ही मिलेगा। अब यहां पे ये तगड़े तरीके से आप देख लेंगे, क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी है और वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। शुरुआती तौर पर ये हिंदी वर्जन है, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में होता है, क्योंकि क्वेश्चन आप दोनों समझ लेंगे, एक्सप्लेनेशन अगर बाइलिंगुअल होगा तो शीट बड़ी हो जाएगा, प्रिंटिंग में इशू आएगा। तो ये हो गया हमारा रेलवे वाला। ये आपका जो जीत राणा सुपरशीट है ये आपका एसएससी वाला, इसमें एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, हर एक प्रकार के जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से आ रखे वो सारे आपको मिल जाएंगे। फिर आपके एग्जाम बेस्ड जीत राणा सुपरशीट होगी, साथ में या स्टेट एग्जाम्स की सुपरशीट भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। बैच में ही अपलोड आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये यूट्यूब का दूसरे नंबर का डेमो है। पहले डेमो में क्या हुआ है सर? ये यूट्यूब पर आपको देखने को मिल रहा है, यूट्यूब पर दिस इज डेमो 2, ये डेमो सेकंड आपको देखने को मिल रहा है। बात करते हैं, क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहां पर पढ़ाना शुरू किया था बच्चे, पॉलिटी को मैंने यहां पर आपको पढ़ाना शुरू किया था। वी स्टार्टेड हियर एज पॉलिटी। मैं एक बार में शॉर्ट रिवीजन इसका करा देता हूं। पॉलिटी यहां पे पढ़ाना शुरू किया था, शॉर्ट रिवीजन में यहां पर आपका करा देता हूं, शॉर्ट रिवीजन आपका यहां पर कराता हूं। शॉर्ट रिवीजन को समझिए, शॉर्ट रिवीजन कैसे काम करता है।
सर शॉर्ट रिवीजन ऐसे काम करता है कि जब पॉलिटी का अगर मैं डिस्कशन यहाँ करता हूँ कि सर पॉलिटी को पढ़ाना है, तो पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या? राज व्यवस्था आपको यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। राज व्यवस्था का मतलब कहीं भी किसी देश का प्रशासन कैसे चलता है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, ठीक है, ये पढ़ाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है बच्चे? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक निर्धारित क्षेत्र के अंदर कानून का बनना, कानून का लागू होना और कानून का संरक्षण होना। ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ इसके अंदर ये क्लियर होता है सर प्रशासन को चलाने के लिए जो सत्ता होती है वो 3 भागों में विभाजित की जाती है। सत्ता सत्ता 3 भागों में विभाजित होती है, जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी, ठीक है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव यानी विधायी। इसके अलावा आपकी जुडिशरी आपको देखने को मिल जाती है, जुडिशरी इसके मतलब न्यायिक होती है। इसके अलावा अगर मैं सत्ता के स्तर की बात करता हूं तो 3 स्तरों पर सत्ता काबिज होती है, यानी सेंटर लेवल पर यह काबिज होती है, स्टेट लेवल पर आपकी ये काबिज होती है, और साथ ही साथ सेंटर स्टेट के साथ साथ ये लोकल बॉडीज के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है। ये 3 चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं। स्पष्ट है? बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्ट है। अब इसी के बाद मैंने बताया था कि बच्चे ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलती है। सर ये क्विक रिवीजन है, जिससे कि मैं आपको चीजों को समझा पाऊं। क्विक रिवीजन है ये आपका। यहां पर समझने वाली बात ये आती है कि सर ये सब की सब चीजें डिपेंड करती हैं संविधान पर। तो इसका मतलब है संविधान को हमें समझना होगा। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को हमें समझना होगा। सर कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है 2 तरीके के अधिनियमों पर, कंपनी एक्ट पर एंड क्राउन एक्ट पर। 2 प्रकार के एक्टों पर निर्भर करता है। यस सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन निर्भर करता है 2 टाइप ऑफ एक्ट्स पर। ये 2 टाइप ऑफ एक्ट्स पर निर्भर करता है, 2 टाइप ऑफ एक्ट्स पर निर्भर करता है जो मैंने आपको पढ़ाया था। सर क्राउन एक्ट और कंपनी एक्ट पर निर्भर करता है। क्राउन एक्ट्स पर एंड कंपनी एक्ट पर यह निर्भर करता है। कंपनी एक्ट्स पर यह निर्भर करता है। क्राउन एक्ट एंड कंपनी एक्ट पर निर्भर करेगा। यहीं पर मैं समझा चुका था कि बच्चे जो क्राउन एक्ट आपके होते हैं ये वो एक्ट होते हैं जो 1765 से लेकर और 1857 के बीच में आए हैं। और जो कंपनी एक्ट, जो क्राउन उल्टा लिख दिया दरअसल मैंने, जो आपके एक्ट होते हैं ये कंपनी एक्ट जो होते हैं, कंपनी एक्ट वो होते हैं जो आपको 1765 से लेकर और यह आपको 1857 तक देखने को मिलते हैं। लेकिन जो क्राउन एक्ट होते हैं जो 1858 से लेकर 1947 तक देखने को मिल सकते हैं। इन सभी के अंदर जितने भी एक्ट थे वो बहुत डिटेल और डेप्थ में हम पढ़ चुके थे। लेकिन पॉइंट ये आता है, ठीक है, पॉइंट ये आता है कि बच्चे आपको यह बताना होगा कि सर इस बीच में 1935 तक 1935 1919 तक हम पढ़ चुके थे, 1919 तक हम पढ़ चुके थे, पढ़ लिए थे, 1919 तक पढ़ लिए थे। इसके बाद हम आगे बात करने वाले थे। मैंने बताया था कि साइमन कमीशन भारत के अंदर आना है, जिसका हमें डिस्कशन करना था। चलो अब हम बात करते हैं स्पष्ट तौर पर। यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया, एक बार कमेंट करके बता दीजिए 1919 तक के अधिनियमों में किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं है। ये हमने डेमो 1 में यहां तक पढ़ लिया था। जो हमारा डेमो 1 था वहां यहां तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है, याद रखना। ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप जीतना जीएस पर आएंगे आप लोगों के अपने चैनल पर, तो यहाँ जो प्लेलिस्ट है बच्चे, इस प्लेलिस्ट में आपको पता लगेगा तथास्तु बैच की पहली वीडियो के अंदर आप इसको पढ़ चुके थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट बताओ। अब जैसे बच्चे सर ऐप पर ही करा दीजिए, हम लोगों ने पैसे दिए हैं और यहाँ आप फ्री में दे रहे हो, ठीक है, ऐप पर भी करा देंगे। बच्चे ये जो चीज है ये यूट्यूब पर केवल लाइव आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। ये चीज उम्मीद है कि आपके लिए बहुत अच्छी रखी जाएगी, ठीक है, निश्चित तौर पर आपके लिए चीजें की जाएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आप लोगों की गिनती कितनी रहती है, आप लोगों की यहाँ पर जो गिनती है वही निर्भर करेगी कि आगे हम चीजें किस पक्ष में रखें, ठीक है। चलो सर सभी का यूट्यूब पर आपको लाइव देखने को मिलेगी। अब आप लोगों की गिनती निर्भर करती है, ठीक है। 1919 अधिनियम हम कर चुके थे, इससे आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट तरीके से कमेंट करके एक बार बता देंगे। जी 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 ठीक है जी सर, ओके। चलो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये दूसरा डेमो है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे किस तरीके की चीजें रखी जाएंगी। तो 1919 के अधिनियमों में हम यहां तक चर्चा कर चुके थे। कहां तक आ गए थे हम 1919 के अधिनियम में? यहां तक हम आ चुके थे। ये कुछ चीजें भी आपको देखने को मिली हैं, जैसे 1919 के एक्ट में ये भी कहा गया था कि भैया द्वैध शासन असफल रहा, बिना शक्ति की जिम्मेदारी ये दी गई थी, इसकी आलोचना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने सूरज को अंधेरे की राह में वापस धकेलने की कोशिश है। उन्होंने कहा था कि ये कोई एक्ट नहीं है, ये क्या है, सूरज को अंधेरे की राह में वापस धकेलने की कोशिश है। यहां पर बाल गंगाधर तिलक जी का यह मानना था
कि भारत के जो लोग हैं वो कभी ना कभी 1919 के कुछ समय के बाद ही वो आजाद हो सकते थे, लेकिन यहां ब्रिटिशर्स उनको धक्का देकर वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। चलो बच्चे, बड़े प्यार से इसको आगे आप समझेंगे जिससे कि आप चीजों को और ज्यादा बेहतरीन समझ पाए। बताना शुरू करते हैं। यहीं पर आपको देखने को मिलता अगला कॉन्सेप्ट, यहीं आपको देखने को मिलता अगला कॉन्सेप्ट जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि 1919 एक्ट के बाद काफी सारे विरोध हुए थे, जो मैंने आपको समझाया था। तो 1919 अधिनियम के बारे में यह कहा गया था कि इसको 10 वर्ष के बाद चेक किया जाएगा। 1919 जो एक्ट था, 1919 जो एक्ट आपको देखने को मिलता है, 1919 अधिनियम जो आपको देखने को मिलता है, कहा गया था कि इस अधिनियम से भारतीय खुश नहीं थे। पहला पॉइंट है, इस अधिनियम से भारतीय खुश नहीं थे, भारतीय खुश नहीं थे, इस अधिनियम से भारतीय खुश नहीं थे, भारतीय खुश नहीं थे। इंडियंस वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंडियंस वर नॉट हैप्पी, इंडियंस वर नॉट हैप्पी ऑफ दिस एक्ट, वर नॉट हैप्पी ऑफ दिस एक्ट, ऑफ दिस एक्ट। तो काफी सारा विवाद आपको देखने को मिला था, रूलर एक्ट वगैरह ये सब, लेकिन वो वाली चीज हम कहां पे पढ़ते हैं, वो मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है, तो इसका आउटपुट आपको देखने को मिला था, इसका आउटपुट हुआ था एक, बीच में कई सारी घटनाएं आई थी। ठीक है, आउटपुट ये आता है कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम का मूल्यांकन किया जाएगा, 10 वर्ष बाद इस अधिनियम का मूल्यांकन होगा, इस अधिनियम का मूल्यांकन होगा, इवेल्युएशन होगा, इस अधिनियम का मूल्यांकन आपको देखने को मिलेगा, री एवेल्युएशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब दिस एक्ट विल बी री-इवैल्यूएटेड आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम को री इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1919 एक्ट के बारे में कहा गया था। तो बच्चे, अगर मैं बात करता हूं 1919 एक्ट के, क्योंकि 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम का मूल्यांकन होना था, तो 10 वर्ष बाद 1929 होती, बट 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शन थे। ब्रिटेन में क्या थे, ब्रिटेन में इलेक्शन थे, इसलिए इस प्रक्रिया को पहले ही पूर्ण करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है क्योंकि यहां ब्रिटेन में इलेक्शन है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को पहले पूर्ण करेंगे, यह बात यहां कहा गई है। सो 1927 में ही, 1927 में ही रीइवैल्यूएशन शुरू किया जाता है। 1927 में एक समिति का गठन किया जाता है। 1927 में क्या होता है, एक समिति का गठन किया जाता है। 1927 में ही एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया, समिति का गठन हुआ, एक समिति का गठन हुआ, यानी एक कमेटी को यहां पर फॉर्म किया गया। अ कमेटी वाज फॉर्म्ड, अ कमेटी वाज फॉर्म्ड, यहां पर एक कमेटी को फॉर्म किया जाता है, अ कमेटी फॉर्म्ड, और ये होता है सर जी नवंबर 1927 में। अब नवंबर 1927 में साइमन कमीशन बनाया जाता है, साइमन कमीशन बनाया जाता है। अब साइमन कमीशन का सिस्टम क्या था, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, साइमन कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? साइमन कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कि भारत के लिए प्रशासनिक विस्तार करना, यानी भारत का प्रशासन भविष्य में कैसा रहेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव था भारत के लिए प्रशासनिक विस्तार, भारत का प्रशासनिक विस्तार करना या प्रशासनिक भविष्य तय करना, प्रशासनिक भविष्य तय करना कि कैसा रहेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि 1919 एक्ट के अंतर्गत होना यही था, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर तय करना था, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर ऑफ इंडिया तय करना था, फ्यूचर ऑफ इंडिया। लेकिन भारतीय इससे भी खुश नहीं थे। पॉइंट आता है, आखिरकार भारतीय इस अधिनियम से या साइमन कमीशन से खुश क्यों नहीं थे? बताइए, बगैर परेशानी के बताइए। सभी अंग्रेज थे कमीशन में, इसलिए कोई भी इससे खुश नहीं था। तो आपके समक्ष एक सवाल बन सकता है कि कोई भी इससे खुश नहीं था, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? उसको भी हम नोट करके लिखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव इसका क्रिएट हुआ। ठीक है, चलो नोट्स बनाने, अगर नोट्स बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है। कैच के लिखो आगे फटाफट से कि क्या इसके अंतर्गत होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है वो समझना जाना। ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहीं पर पॉइंट क्रिएट करेंगे कि नवंबर 1927 में ये हुआ है, और इसी के बाद हमें पता लगता है, यहां पे पॉइंट है, भारतीय साइमन कमीशन से भी खुश नहीं, भारतीय
साइमन कमीशन से खुश नहीं, साइमन कमीशन से खुश नहीं, साइमन कमीशन से खुश नहीं है, खुश नहीं है, साइमन कमीशन से खुश नहीं है। अब ये क्योंकि भारतीय साइमन कमीशन से खुश नहीं है, इसी वजह से हमें क्या पता लगता है, साइमन कमीशन से खुश नहीं होने की वजह से क्या पता लगता है, पता लगता है कि सिर्फ दिसंबर 1970 कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ, कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ। इसका हेड कौन है बताओ? मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? अधिवेशन होता है, सेशन होता है मद्रास में, राइट। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि हम साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर पर विरोध करेंगे। कहा गया साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर पर विरोध करेंगे, साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर पर करेंगे विरोध, प्रत्येक स्तर पर विरोध करेंगे, प्रत्येक स्तर पर विरोध करेंगे, स्तर पर विरोध किया जाएगा, प्रत्येक स्तर पर विरोध किया जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, अपोज साइमन एट ईच लेवल, अपोज साइमन कमीशन एट ईच लेवल, साइमन कमीशन एट ईच लेवल, एट ईच लेवल, ईच लेवल कि साइमन कमीशन को प्रत्येक स्तर पर हम नीचे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। इसका जो अध्यक्ष है वो आपको कौन देखने को मिलता है? एम ए अंसारी। इनका अध्यक्ष आपको एम ए अंसारी देखने को मिलता है। तो अध्यक्ष आपका एम ए अंसारी यहां पर देखने को मिलते हैं। अध्यक्ष है हमारे मोहम्मद अब्बास अंसारी आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पर इसी सेशन में गो बैक साइमन के नारे भी आए थे। इसी अधिवेशन में क्या आया था? गो बैक साइमन के नारे। गो बैक साइमन के जो स्लोगन है वो यहीं पर आए थे। गो बैक साइमन के स्लोगन आपको यहीं पर देखने को मिले हैं। गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, कि ये नारे यहीं पर आपको देखने को मिले हैं। ठीक बात है। चलो, ये बेहतरीन तरीके से आपको यहां देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहीं पर कि भाई किस तरीके से चीजें होती है। मार्ट साहब देखो, क्लियर तरीके से आपके सामने एकदम डिट्टो छप्पन छप्पा इसमें क्लियर करके बता देता हूं। क्या बैच में स्टैटिक जीके मिलेगा? हाँ, तथास्तु बैच में स्टैटिक जीके इन्वॉल्व है। अब यहां समझिएगा, तो यहां पर क्लैरिटी आपके सामने आती है, जिसको आप समझेंगे कि भैया भारतीय साइमन कमीशन से खुश नहीं है। और साथ ही साथ हमें पता लगता है भारत में साइमन कमीशन का आगमन, भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, साइमन कमीशन आगमन कैसे होता है। सर भारत में साइमन कमीशन का आगमन कैसे होता है वो हम बताते हैं। साइमन कमीशन का इंडिया में आगमन होता है, पहले तो ये आती है फरवरी 1928 में महाराष्ट्र में, ये आता है बॉम्बे में। बॉम्बे में भारतीयों ने विरोध किया परंतु रोक नहीं पाए। भारतीयों ने अपोज तो किया था, भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं हुआ कोई फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इस समय कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा था। क्यों नहीं बचा था? 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर जी की, तिलक जी की डेथ हो जाती है, इस वजह से कोई फायदा बचा नहीं। ठीक है, इस वजह से इश्यूज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अगला, ये तो फरवरी 1928 की कहानी हो गई। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट यहां क्रिएट होता है आपका कब? अक्टूबर में पहुंचता है 1928 के अंदर। ये कहां पहुंचता है अक्टूबर 1928 में? ये पहुंचते हैं यहां पर पंजाब में। पंजाब के अंदर इसका विरोध होता है, लाहौर के अंदर। यहां लाला लाजपत राय प्लस लाहौर कॉलेज के लोगों ने, लाला लाजपत राय जी, लाजपत राय जी प्लस लाहौर कॉलेज के स्टूडेंटों ने विरोध किया। लाहौर कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा यहां विरोध होता है, इनके द्वारा यहां विरोध होता है। यहां पर जेम्स एंडरसन स्कॉट लाठीचार्ज के आदेश दे देते हैं। जे स्कॉट लाठीचार्ज के आदेश दे देते हैं। एक लाठी लाला लाजपत राय जी को लगती है, इनकी मृत्यु यहीं हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं, यहां लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए जाते हैं। लाठीचार्ज ऑर्डर्स यहां पर दिए जाते हैं, ऑर्डर्स यहां पर दिए जाते हैं। वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? जे स्कॉट के द्वारा, जेम्स एंडरसन स्कॉट के द्वारा, जे स्कॉट के द्वारा दिए जाते हैं लाठीचार्ज ऑर्डर्स। और ये लाला जी को लगती है। तो लाला जी की मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु ऑन द स्पॉट नहीं हुई थी, लेकिन इनकी मृत्यु आपको देखने को मिलती है कहां पर? सीधे तौर पर इनकी मृत्यु होती है 17 नवंबर 1928 में। इस बात का बदला आगे चल के लाहौर कॉलेज के स्टूडेंटों में भगत सिंह भी बैठे हैं, वो इनकी मौत का बदला लेंगे। लेकिन यहां इसके बाद पूरी राजनीति परिवर्तित हो जाती है, जिस राजनीति परिवर्तन को हम अब देखेंगे। बहुत बढ़िया, जो बच्चे क्लास के अंदर मौजूद हैं फटाफट बता देंगे, फटाफट। ठीक है, चलो एक बार इसके संदर्भ में
मैं एक बार शायद टेलीग्राम पे हमारे मैसेज साझा नहीं हुआ है, इस कारण से शायद बच्चे कम जुड़ पाए हैं। एक बार मैं टेलीग्राम पे मैसेज साझा कर देता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड का दीक्षा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने कवर किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए फटाफट से। देखो यहां ये चीज क्लियर होती है, इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आता है उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर समझते हैं। देखो जी, इसके बाद क्या कुछ पॉइंटर्स आपके होंगे, उन पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए। सर इन पॉइंटर्स के बारे में डिस्कशन ऐसे होता है, लाला जी की डेथ के बाद भारत के अंदर पॉलिटिकल जो विद्रोह था वो और बढ़ने लगा। ठीक है, चलो देखो अगर हम बात करते हैं लाला जी की डेथ के बाद विद्रोह और बढ़ गया, विद्रोह और बढ़ जाता है, विद्रोह और ज्यादा हो गया और बढ़ गया, विद्रोह और बढ़ गया। इंडियंस ब्रिटिशर्स के और अगेंस्ट हो गए। वो कह रहे हैं कि तुमने हमारे लाला जी की हत्या कर दी, हम तुमसे बदला लेंगे, ये करेंगे। हालांकि लाला जी की मौत का बदला भगत सिंह आगे चल के लेंगे ही लेंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या आता है, विद्रोह और बढ़ गया, रिवोल्ट बिकेम रिवोल्ट बिकेम मोर, ठीक है, रिवोल्ट बिकेम मोर क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो यहां पर 1928 में क्या इंसिडेंट आता है, 1928 में क्या होता है, भारत राज्य सचिव कौन है, बर्किनहेड है। भारत राज्य सचिव आपके कौन थे इस समय, इंडिया स्टेट सेक्रेटरी कौन थे, बर्किनहेड। इंडिया स्टेट सेक्रेटरी कौन थे, इंडिया स्टेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन थे। बेटा इसके बाद क्वेश्चंस भी करने हैं सेम टॉपिक के, जिससे कि आपको क्लैरिटी दी जा सके और ज्यादा, ठीक है। तो इंडिया स्टेट सेक्रेटरी आपको यहां कौन देखने को मिलते हैं, सब बर्किनहेड देखने को मिलते हैं। बर्किनहेड आपको देखने को मिलते हैं, बर्किनहेड आपको देखने को मिल जाएंगे, बर्किनहेड आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, इंडिया स्टेट सेक्रेटरी। ठीक है सर, नाम क्या है, बर्किनहेड आपको यहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में अब हम चर्चा करते हैं, बर्किनहेड के बारे में जो यहां पर देखने को मिले हैं, ठीक है सर। सर बर्किनहेड नाम के जो व्यक्ति हैं, भारत राज्य सचिव हैं, इनके द्वारा कहा जाता है कि भाई इंडियंस तुम लोग चाहते क्या हो, मुझे एक बार में बता दो, क्योंकि तुम में इतनी बुद्धि नहीं है जो वास्तविकता में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं, तो तुम क्या चाहते हो वो एक बार में बता दो। ठीक है सर जी। जब ऐसा कहा जाता है, बर्किनहेड ने कहा था भारतीयों की मांगे क्या हैं, तो इसने यही पूछा था भारतीयों की क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं, ये इसने कहा भारतीयों की क्या मांगे हैं, ये इसके द्वारा कहा जाता है। बहुत बढ़िया। जब इससे पूछा गया भारतीयों की मांगे क्या हैं, तो ये भारतीयों की मांगे बताने के लिए आ जाता है। व्हाट आर इंडियन डिमांड्स, व्हाट आर डिमांड्स ऑफ इंडियन, व्हाट आर डिमांड्स ऑफ इंडियंस, व्हाट आर डिमांड्स ऑफ इंडियंस, कि इंडियंस की डिमांड्स क्या क्या है उस बारे में बताइए। तो भैया यहाँ इंडियंस की डिमांड जो है बताया जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इंडियंस की डिमांड यहाँ शुरू हुई है, इंडियंस की डिमांड क्या है। तो यहाँ इंडियंस की डिमांड जब पूछी जाती है तो वो 1928 के अंदर यहां पर दिसंबर के महीने में कलकत्ता सेशन के अंदर, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन किसका है ये, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू द्वारा, यही इसके हेड है, मोतीलाल नेहरू ही इसके हेड है। मोतीलाल नेहरू यहां पर क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट जारी करते हैं, नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो है इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ब्लूप्रिंट है किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन की ब्लूप्रिंट का मतलब समझते हो, ब्लूप्रिंट का मतलब समझते हैं। एक महिला से भी पूछा गया था जो वर्तमान में बिहार के अंदर एमएलए हैं, उनसे भी पूछा गया था ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। तो तुम भी वो बच्चे तो नहीं हो जो ब्लूप्रिंट का मतलब नीला छापा बता दोगे, हैं? चलो
यह नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में ही। पूछा जाता है कि 2000 पेज लंबी थी, 2000 पेजेस इसमें थे, इसमें 19 फंडामेंटल राइट्स तक की भी डिमांड की गई थी। इसके अंदर 19 फंडामेंटल राइट्स भी मांगे गए थे। 19 फंडामेंटल राइट्स भी इसके अंतर्गत कहे गए थे कि 19 फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये भी आपको यहां देखने को मिलेगा कि 19 फंडामेंटल राइट्स भी यहां पर डिमांडेड होते हैं। पहली बार किसी ने 19 फंडामेंटल राइट्स को यहां पर मांगा था। इंपॉर्टेंट, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया कार्य था। दैट वाज मोतीलाल नेहरू, दैट वाज मोतीलाल नेहरू, जो आपको यहां देखने को मिलेंगे। ये था भाई 1928 कलकत्ता अधिवेशन का लफड़ा। नेहरू रिपोर्ट में बिल्कुल संविधान की कॉपी का छापा दिया गया था कि ये आपका संविधान है। अब यहां दिक्कतें क्रिएट होनी शुरू होती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि भाई साहब ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये हिंदू संविधान है, ना कि यह है आपका कोई भारतीय संविधान। तो बर्किनहेड ने कहा कि सुन बा ढक्कन, अगर तेरे को लग रहा है कि ये हिंदू संविधान है तो तेरे पास क्या है रे। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, बुद्धि तो हम में भी बहुतन ज्यादा है, तो हम 1929 में एक और रिपोर्ट बना देंगे। एक तो रिपोर्ट बना दी जाती है, जो बनाते हैं या 1929 में। मैं आपको बता दूं, जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने यहाँ 14 पॉइंटर रिपोर्ट की। सबसे पहले जिन्ना ने क्या किया था, इसने नेहरू रिपोर्ट को हिंदू संविधान कहा। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा कि नेहरू रिपोर्ट हिंदू संविधान है। पहला स्टेटमेंट कि नेहरू रिपोर्ट ही हिंदू संविधान है, और इन्होंने अपनी 14 पॉइंटर रिपोर्ट जारी कर दी। अगर सच मायने में देखा जाए तो उस पूरी रिपोर्ट में केवल मुस्लिम्स के अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, याद रखना। तो मैंने आपको सिंपली तरीके से बताया था कि जो जिन्ना के द्वारा यहां पर पेश किया जाएगा, जिन्ना के द्वारा यहां पेश किया जाएगा, इसको बोलते हैं 14 पॉइंटर्स रिपोर्ट। इसको 14 पॉइंटर रिपोर्ट बोलते हैं कि इसने 14 ही पॉइंटों की डिमांड करी थी, लेकिन सारे के सारे पॉइंटर केवल एक ही थे कि मुस्लिमों का संरक्षण कैसा। अब इंपॉर्टेंटली पॉइंटर्स आपको यहां पर यह देखने को मिल जाता है कि सर यहां पे जो चीजें बढ़ती हैं वो ऐसी होती हैं कि 1929 में ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ जाती है। 1929 में भी साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। अच्छा, जैसे मेरे पीसीएस वगैरह के बैचेज आते हैं तो मैं साइमन कमीशन रिपोर्ट को भी एलाबोरेट करके बताता हूं कि साइमन कमीशन रिपोर्ट में क्या हुआ था। जैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या होता है, इसमें कहा गया था कि सेंट्रल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, कि संघ का भारत में निर्माण हो, भारत को संघ की भांति ट्रीट किया जाए, भारत को फेडरल बनाया जाए, भारत में एक सेंट्रल बैंक बने, भारत में एक सेंट्रल कोर्ट बने, और भारत के लोगों को समझाया जाए कि भारत कभी भी डोमिनियन नहीं बन सकता। भारत अगर बन सकता है तो केवल केवल एक सिंपल सा देश, वो भी कैसा, हमेशा ब्रिटेन के अधीन। अच्छा, यहां पर नेहरू रिपोर्ट में कमी थी। इसके अंदर एक कमी मानी जाती है कि इसके अंदर भारत को डोमिनियन बनाने की मांग की गई थी। कमी क्या थी इसके अंदर, आप कह सकते हैं इसकी डीमेरिट क्या थी, इसमें कमी क्या थी, भारत को डोमिनियन बनाने की बात की गई थी, भारत को डोमिनियन बनाने की बात कही गई थी, डोमिनियन बनाने की बात थी, डोमिनियन बनाने की बात थी। कहा था कि भारत को डोमिनियन बनाया जाएगा, इंडिया वुड बी डोमिनियन। आगे आपको याद है वो लाहौर का सेशन, बेटा याद है? तो लाहौर का सेशन इसी चीज को डिमेरिट बताता है। इन्हीं के लड़के, मोतीलाल नेहरू के लड़के जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे पिताजी की बुद्धि तो सठिया गई, हम कभी भी भारत को डोमिनियन देख ही नहीं सकते, हम भारत को केवल और केवल कंप्लीट इंडिपेंडेंट राज्य की भांति देखेंगे, हम डोमिनियन नहीं बनने देंगे। और तभी उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भाई मैं जिस हिसाब से कॉन्सेप्टों को क्लियर करके बताता हूं, मैं इतना बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर आपको, आपके लिए ना मैं ऐसा कर सकता हूं कि आपको 95% चीजों का लॉजिक मैं आपको दे सकता हूं, 95% चीजों का लॉजिक मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन बात यही होगी कि 95% चीजों को आप देख पाए। ठीक है सर, जीके जीएस में 25 से जो है 28 बन रहे हैं यूपीएसआई के, कोई सजेशन देंगे बेटा आप एक बार ना ये वाली सीरीज पूरी कर लेना, और साथ में जो JRSS है वो आपको मिल ही जाएगी, तो आपको ऑब्वियसली वो चीजें हो जाएंगी। और आपने जो 100 रुपए का भी नेग मेरे ऊपर फेंक के मारा है, आपका बहुत बहुत आभार। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर क्या है। साइमन कमीशन रिपोर्ट भी इसी समय आती है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो भी हिस्ट्री में ही क्लियर किया जाएगा। 100 रुपए न्यौछावर भी हो गए हैं। अब इन सभी चीजों का कॉन्सेप्ट तो एक ही है, इन तीनों ही चीजों का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इन तीनों ही चीजों का ऑब्जेक्टिव है भारत का प्रशासनिक भविष्य।
भारत का प्रशासनिक भविष्य, भारत का प्रशासनिक भविष्य, यही है तीनों का ऑब्जेक्टिव। तो पॉइंटर्स क्या आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर ऑफ इंडिया ही है भारत, इन सभी तीनों चीजों का ऑब्जेक्टिव यही है। तो पॉइंट यहां से ये निकल के आता है कि इन तीनों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा और इन तीनों से आउटपुट आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बड़े प्यार से समझाता हूं, जैसे हमें देखने को मिलते हैं यहां पर, जैसे ये मेरी JRSS 1 है, ये मेरी रेलवे वाली JRSS है, रेलवे की JRSS, ये अपनी JRSS है, SSC की JRSS है, एक आपकी स्टेट एग्जाम्स की JRSS है। इन तीनों JRSS को मर्ज करके भी एक आपकी एग्जाम JRSS आएगी। तो याद रखना कि उन तीनों JRSS को अगर हम देखते हैं तो उसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो आपका एग्जाम होगा। बुद्धि में आई बात? तो ऐसे ही इन तीनों रिपोर्टों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तीन रिपोर्ट कौन कौन सी है सर? ये तीनों रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, ये वाली रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट और ये वाली रिपोर्ट, तब जाके आउटपुट निकलेगा। तो तीनों रिपोर्टों पर डिस्कशन मैं कहां करूं? इंडिया में तो डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां तो जूत पत्रम हो जाएगी, घूसा बाज जाएगा, राइट? यहां तो घूसा बाज जाएगा। इस वजह से इन तीनों रिपोर्टों का जो डिस्कशन होगा वो गोलमेज सम्मेलन में होगा। देखते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, लीजिए। तीनों रिपोर्टों पर डिस्कशन किया जाता है। तो यहां पहली है नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट पर डिस्कशन किया गया था। साथ में जिन्ना रिपोर्ट पर डिस्कशन किया गया था, जिन्ना रिपोर्ट पर डिस्कशन किया गया। साथ में आपकी साइमन रिपोर्ट पर डिस्कशन किया गया, साइमन रिपोर्ट पर डिस्कशन किया गया। यूपीएसआई वाले छात्र भी इस चीज को नोट करते चलेंगे, यही पॉलिटी का लेवल है जो पेपर में देखने को मिलेगा। इसी के बाद हमें पता लगता है कि सर इसका डिस्कशन होता है गोलमेज सम्मेलन, इसका डिस्कशन गोलमेज सम्मेलन में आपको देखने को मिल जाए। अच्छा, इसका नाम राउंड टेबल समिट ही क्यों रखा गया? इसका नाम रेक्टेंगुलर टेबल समिट भी रख सकते थे, बट इसका नाम राउंड टेबल समिट ही क्यों रखा गया? इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। दैट वाज आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको कहा गया, जो कि आपको तीन देखने को मिलती हैं। पहली आरटीसी आपको यहां देखने को मिली, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको यहां देखने को मिली, दूसरी यहां, तीसरी आपको यहां देखने को मिलती है। कई बार आपसे पूछा जाता है इस समय भारत का वायसरॉय कौन था, फटाफट बताओ। सर यहां 1930 में होती है, 1931 में होती है और 1932 में होती है। ये तीन आपके आरटीसी हुई हैं। इन्हीं के ऊपर इन्हीं के ऊपर निर्णय, इन्हीं का आउटपुट जो होता है वो आपका ये होता है, इसी पर डिस्कशन किया जाए, आरटीसी होती है। ये होती है लंदन में। इस समय ब्रिटेन का जो पीएम है ये लंदन में होती है। इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन है? रैमसे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन का पीएम है रैमसे मैकडोनाल्ड, वो है रैमसे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड आपको देखने को मिल जाएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड, इसमें आपको पीएम देखने को मिल जाएगा ब्रिटेन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इस समय पूछा जाता है कि सर इस समय आपका वायसरॉय कौन था? इरविन था, वायसरॉय का नाम था इरविन, ये भी थोड़ा सा याद रखना, इरविन वायसरॉय आपको देखने को मिलता है। क्वीन कौन है? सर क्वीन वाज आपकी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ आपको देखने को मिल, अबे लिनलिथगो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 1931 में नहीं रहेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। पूछा जाता है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, ये चीज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा, इसका आउटपुट मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न हिस्ट्री का ही है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मैं इस चीज को आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा, ये बहुत मूर्खों वाली बात होगी अगर मैं आपको यहाँ पर ये समझाने लगूं कि इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों में आए, और इसके अंदर 1931 में केवल एकमात्र ऐसा था जहां कांग्रेस आई थी। ये बहुत कॉमन बात है, ये बच्चे बच्चे को पता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब आप मुझसे हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि में एक बात आएगी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा इतिहास है, आपको केवल इतना सा पता है। यहां क्यों नहीं बता सकता? यहां बताए जाने के पीछे का कारण है क्योंकि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट क्रिएट करता है। जैसे 1931 में गांधी जी की और यहां पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत तगड़ा घुसा बाजा था, मतलब बस कपड़े नहीं फटे थे, बाकी सब कुछ सिस्टम हैंग हो गया था। सबने इधर उधर हाथ वाथ छोड़ने की तैयारी कर ली थी। इतना जवाहरलाल नेहरू ने तो बाजू चढ़ा ली थी अपनी, न्यू कह दी थी अच्छा बताऊं। ये सब भी हुआ है। मदन मोहन मालवीय भी गांधी जी के साथ कह रहे थे कि जितने भी मेरी गैला बैठे भीतर मीटिंग में, ये संत महात्मा को नहीं रहे, मेरी गैल के डाकू से। ये भी इंसिडेंट हुआ था। कॉमिक तरीके में बता रहा हूं, ऐसा कुछ होने के चांसेस थे बट हुआ नहीं था।
इसमें पूछा जाता है कि तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस में कौन आए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए थे। और अगर बात करते हैं कि इनमें सिख कौन आए थे, तो सरदार उज्जवल सिंह। जिन्ना कितनी मीटिंग्स में आया था, पहली और दूसरी मीटिंग में जिन्ना आया था। इशू क्या हुआ था, यहाँ पर जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए डिप्रेस क्लास के लिए। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरल नहीं बनेगा, वरना कल को तुम भी अपना अलग कानून लेके आने की डिमांड करोगे, जैसे कि मुस्लिम लीग कर रही है। जैसे यहाँ जिन्ना रिपोर्ट आई है, अगर ये काम पहले हो गया होता तो यहाँ पर एक डॉक्टर भीमराव रिपोर्ट भी देखने को मिल सकती थी। भारत के अभी 2 टुकड़े हुए हैं, हो सकता है उस समय 3 टुकड़े हो जाते हैं। इस वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए गांधी जी मना कर रहे हैं। मना करने के बावजूद भी ऐसा होता है। लेकिन हमें केवल इस पूरी रिपोर्ट में एक चीज ध्यान रखनी है कि इस पूरी रिपोर्ट का जो आउटपुट होता है, इन तीनों में से जो भी आउटपुट निकला, इन तीनों से जो भी आउटपुट निकला, निर्गत इसका जो भी हुआ, वो निर्गत हमें पता लगता है कि सर वो 1933 के व्हाइट डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा। 1933 के व्हाइट डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलेगा, व्हाइट डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, श्वेत पत्र में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, श्वेत पत्र का मतलब क्या होता है कि सफेद पन्ना था? ना ना ना, श्वेत पत्र का वास्तविकता में मतलब यह होता है कि सर ये डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दिया गया, कि इसमें से हम ये चीजें निकालने वाले हैं, जिस किसी बच्चे को दिक्कत हो वो यहां पर बता दे, अगर किसी को दिक्कत है तो। ये चीज यहां पर कही गई थी। अब दिक्कतों के बारे में ही चर्चा की जा रही है, तो डिस्कशन जो भी होता है, श्वेत पत्र जो भी होता है, उसी के बेसिस पर आपका 1935 का एक्ट आया। तो ये 1935 के एक्ट के बारे में हम चर्चा करें, बताइए क्लियर है? जीआरएसएस आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। क्लियर हुआ? मैटर सही है? क्लास को लाइक करके आगे बढ़ रहे हैं? ओके, बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद क्या डिस्कशन आता है। सर इस एक्ट को अगर हम देखते हैं, 1935 का एक्ट क्या है? ओके, ये लीजिए, दिस इज 1935 एक्ट। ये चीज मैं यहां भी बड़े ही तगड़े तरीके से समझाता हूं। ये हमारे, आप देखेंगे, ये वो डिजिटल स्लाइड्स हैं जो अभी पूरे मार्केट में कहीं नहीं है। अगर कोई हमारी कॉपी भी करने का प्रयास करेगा तो अभी उसको भी 6 महीने लग जाएंगे इस तरीके की स्लाइड बनाने। ठीक है, तो वो तो मुझे पता है कि कॉपी तो होनी है एक ना एक दिन। मार्केट में नई चीजों को कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। लेकिन स्पष्ट है कि उनको कॉपी करने में भी 6 महीने लग जाएंगे। जितने भी आप नई टेक्नोलॉजी आप देखते हो ना, मेरे पास छात्रों का अभाव रहा है, और उसके पीछे का कारण क्या है? मेरे द्वारा सच बोला जाना। आप हमेशा याद रखना कि अगर गांधी जी इस युग में होते, भगत सिंह इस युग में होते, चंद्रशेखर आजाद इस युग में होते, तो वो चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, ना ही वो भगत सिंह होते, ना ही वो गांधी। पॉइंटर्स क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां पर ये समझना कि मैं इस बात का सच मानता हूं कि हाँ, मैं किसी को भी कुछ भी कर दूंगा जो मुझे लगता है सही है। ठीक है, इसी वजह से छात्रों को क्या लगता है, ओहो ये तो हमारी वो कर दी। छात्रों को क्या पसंद आता, ओ मतलब अच्छा गुल्लू गुल्लू ये लो, आपसे ये वाला बैच नहीं खरीदा रहा, ये लो तुम, आप हमारा अच्छा करो, 500 रुपए में सारी बैच ले लो। तो वो मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है। मेरा भाई सिंपल है, बैच जितने का आएगा उतने का आएगा, यूट्यूब पे भी रहूंगा, खुल के खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़े रुपए कम भी कमा लूंगा, लेकिन शांति से पाम फटकार के सोऊंगा। जब मैं स्वर्ग या नरक में जहां भी पहुंचूंगा, भगवान मुझसे पूछेगा तो मैं खुल के कहूंगा कि हाँ जी खुल के खेलो। हाँ, अगर मैं अपने जो बाकी लोग कर रहे हैं वही मैं करूं, तो हो सकता है भगवान मुझे 2 बार कढ़ाई में एक्स्ट्रा तले कि ले बेटा बहुत मजे ले रहा था, ये ले। तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, ठीक है, मैं नहीं तलना चाहता भाई 2 बार। ठीक है, और दूसरी बात, अभी आप देख रहे हो छात्रों की संख्या तो कम है, तो सर क्या ये चीज गलत है? बच्चे तो आए नहीं, तो आपको तो इससे डिमोटिवेट हो जाना चाहिए। डिमोटिवेट जैसी चीजों को मैं सुबह ब्रेकफास्ट में पेल देता हूं, मैं कि ये चीजें तो पहले खा लेता हूं। तो सिंपल है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अभी वर्तमान में जो क्लास में बच्चे हैं ये सेलेक्ट हो जाए। मैं वर्तमान में 216 ऑफिसर्स को बढ़ा रहा हूं, मेरी नजरें तो यही कहती। अब आप देखिए, आप अपने आप में क्या है। मैं भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहा, मैं इकट्ठा कर रहा हूं जो छात्र सिलेक्शन लेने के लिए आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये चीज बड़े प्यार से समझाई कि साइमन कमीशन 1927 में आता है, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन आपको देखने को मिलता है, देन श्वेत पत्र आता है, और उसके बाद आपको ये पारित होता है जुलाई 1935 में, और यही एक्ट देखने को मिलता है। ये भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट एक्ट देखने को मिलता है, विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत अधिनियम यही है, और वर्तमान संविधान का लगभग 60% भी यही है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं वर्तमान संविधान का, वर्तमान संविधान का 60% यही है। वर्तमान संविधान की अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान संविधान का 60% आपको यही देखने को मिलता है।
इसके अंतर्गत 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियां हैं और इसके अंदर 14 भाग हैं जो उस समय आए थे। तो वर्तमान संविधान का 60% पोर्शन यही। तैयार हैं आप इसके बारे में पढ़ने के लिए? ये पूरी स्लाइड सब ऐसे ही मिलेंगे। अब 1935 के एक्ट को भारत में लेकर आते हैं। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1935 एक्ट में क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले भारत को क्या कहा गया था कि सबसे पहले भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव होगा कि पूरे भारत को एक फेडरेशन के तौर पर देखा जाएगा। भारत के अंदर 11 ब्रिटिश प्रांत है, 6 कमिश्नरी प्रांत है जो फेडरल बन जाएंगे और जो देसी रियासत होंगे वो फेडरल नहीं बनेंगे, ये स्वैच्छिक है। अगर ये फेडरल बनना चाहे तो बन जाएंगे। परिणाम है यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, कारण देसी रियासतों का विद्रोह और द्वितीय विश्व युद्ध। ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव था कि इंडिया को एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया जाए, बट ये कभी बन नहीं पाया। इंडिया कभी ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन पाया। रीजन क्या था कि 11 ब्रिटिश प्रांत थे जिसमें 6 कमिश्नरी प्रांत थे। ये तुरंत आपके क्या होते हैं, तुरंत यह आपके संघ बनने के लिए तैयार है, दे आर रेडी, बट देसी रियासतें रेडी नहीं है। इस वजह से इंडिया कभी ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन पाया। अगर फेडरेशन बन जाता तो क्या होता? अगर फेडरेशन बन जाता तो ब्रिटेन के आधे लोग यहां से चले जाते तुरंत की तुरंत। बट दिक्कत वहां पे ये आ जाती कि सर जी उसके बाद भारत कभी आजाद नहीं हो पाता। कच्चे लालच के चक्कर में पक्की चीज छूट जाती। अगर भारत फेडरल बन जाता तो ब्रिटेन का एक अनटेम्परेरी कब्जा भारत पर हो जाता। मतलब कि ब्रिटेन फिर ये होता कि ये मान के चलो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये इंडिया आपको देखने को मिला, उस समय का इंडिया में तो ये भी शामिल था, ये भी शामिल था। तो ब्रिटेन क्या करता, इंडिया को एक फेडरल बनाता, ब्रिटेन इंडिया को एक फेडरल बनाता और खुद इंडिया यहां ब्रिटेन में रहकर भी ब्रिटेन इस पर कब्जा कर लेता। ब्रिटेन का कब्जा तब भी रहता, ब्रिटेन तब किंग बनता बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, इंडिया में रहकर कब्जा कर। अच्छा रहा इंडिया फेडरल नहीं बन पाया। ये पहला पॉइंट आता है। दूसरा है यहां पर कुछ इंपोर्टेंट चीजें होती हैं। प्रांतीय स्वायत्ता आपकी समाप्त की जाती है। अगर देखा जाता है प्रांतीय स्वायत्ता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत होती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरुआत होती है इसकी। इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, द्वैध शासन की समाप्ति होती है प्रांतों में और द्वैध शासन केंद्रों में लागू किया गया, केंद्र में लागू किया गया, केंद्र में लागू किया गया। स्वतंत्रता सभी विषय अब मंत्रिमंडल के अधीन आ गए। जितने भी विषय थे अब वो सब के सब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अधीन चले गए। देखो दो तरीके के टॉपिक्स थे, एक थे आपके ट्रांसफर्ड, एक थे रिजर्व। दोनों टॉपिकों को समाप्त कर दिया गया। अब सारे के सारे टॉपिक रिजर्व हो गए। मतलब जो विषय थे 1919 एक्ट में जो आपके दो प्रकार के विषय बने थे, आपके दो प्रकार के टॉपिक्स बने थे, यानी आपके बने थे रिजर्व्ड आपके बने थे और ट्रांसफर्ड आपके बने थे। ट्रांसफर्ड आपको देखने को मिले थे। तो रिजर्व और ट्रांसफर्ड जितनी भी चीजें आपको देखने को मिली थी, रिजर्व और ट्रांसफर्ड, इनको खत्म कर दिया गया। यानी हस्तांतरित जो विषय थे और आपके स्वतंत्र विषय थे, दोनों खत्म कर दिए गए। अब ना रिजर्व टॉपिक रहे ना ट्रांसफर्ड, सभी विषय मंत्रिमंडल के अधीन आ गए, सबके सब रिजर्व विषय ही हो गए। गवर्नर अब केवल संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र का। उत्तरदायी मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति जवाबदेह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानमंडल क्या था, लोअर हाउस को विधानमंडल कहा जाता था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो विधानमंडल है इसको बोला जाता है अपन लोअर हाउस इसको बोलते हैं कि लोअर हाउस को ही विधानमंडल बोला जाता है। ठीक है, उस समय ये बना कब था, 1919 में, वो भी 19 दिसंबर के दिन। नोट है गवर्नर के पास कुछ विशेष विवेकाधार सुरक्षित थे, कुछ स्पेशल पावर हैं जो अभी भी गवर्नर के पास थे। ठीक है, याद रखना। हाँ भाई, यूपीएसआई वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको इंपोर्टेंटली याद रखेंगे। ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे। ये है मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट, प्रीमियम कंटेंट। इसके बाद क्या होता है वो समझिएगा। कुछ टॉपिक्स आपको और देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 1935 के तहत भारत का जो मानचित्र है वो कैसा था, इंडिया 1935 में दिखता कैसा था, ये तो बहुत तगड़ी बात हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं 6 कमिश्नरी प्रांत यहां क्रिएट होते हैं, 6 कमिश्नरेट प्रोविंसेस यहां क्रिएट होते हैं, जो 1935 के एक्ट के तहत भारत का राजनीतिक मानचित्र बना था। सर कमिश्नरी प्रांत क्या होते थे, ऐसे प्रांत होते थे जहां गवर्नर घोषित होते थे।
ये ब्रिटिशर्स के इशारे पे काम करते थे। जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली है, उस समय भारत के अलग अलग 6 क्षेत्रों में राजधानी जैसी व्यवस्था थी। दिल्ली, अजमेर जो मेरवाड़ा क्षेत्र था, कुर्ग, अंडमान निकोबार, ब्रिटिश बलूचिस्तान और पंवार क्षेत्र। और पंवार क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप समझ लेंगे क्या क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी क्षेत्र इसके अंदर शामिल थे। बट इसमें समझना, ये जो दिख रहे हैं ये आपके ब्रिटिश प्रांत है। जो दिख रहे हैं वो ब्रिटिश प्रांत है। ब्रिटिश प्रांत है। ब्रिटिश प्रांत कितने थे? ब्रिटिश प्रांत थे 11, कमिश्नरी प्रांत थे 6। तो इस बारे में थोड़ा याद रखेंगे। 6 कमिश्नरी प्रांत थे और बाकी ये 11 ब्रिटिश प्रांत है। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलो राणा जी की जय हो। आपका बहुत बहुत आभार। एक बच्चा कह रहा है सर आपसे करंट अफेयर जरूर पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ लेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के लिए मैं आज से नहीं जाना चाहता, जब तुम भी चिल्ड्रन थे मैं तब से करंट अफेयर के लिए जाना चाहता। एक बच्चा पीसीएस बैच की डिमांड कर रहा है। बच्चे पीसीएस बैच हमारा अप्रैल में आता है। कुर्ग कहां पड़ता है? कुर्ग बेटा यहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं। कुर्ग पड़ता है जस्ट कर्नाटक में। कुर्ग इज एट कर्नाटक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ कुछ देखने को मिला है। ठीक है, चलिए दूसरी बात ये भी समझ लेना, इसके बाद आपकी हिस्ट्री आएगी, इसके बाद आपकी ज्योग्राफी आएगी, फिर इकोनॉमिक्स आएगी, फिर स्टैटिक जीके आएगी। पीडीएफ जो है वो आपको केवल और केवल हमारे ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी सिलेक्शन वे पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पॉइंटर्स क्या है। दूसरा है, जैसा कि मैंने बताया, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। ये मैं बता चुका हूं। राज्य में तो द्वैत शासन खत्म कर दिए गए, बट डायरकी को सेंटर में स्टार्ट किया जाता है। वर्तमान में भी डायरकी सेंटर पे ही है। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करते हैं, कुछ रिजर्व टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। रिजर्व टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं आरक्षित विषय, और ट्रांसफर्ड टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ट्रांसफर्ड टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट खत्म करके नया बताया है। रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, जनजातीय मामले, यानी जितने भी आपको मैटर्स देखने को मिलते हैं, डिफेंस है, फॉरेन मैटर्स हैं, ठीक है, रिलीजियस मैटर्स हैं, और जितने भी आपके ट्राइबल मैटर्स हैं वो सब। ठीक है, चलो ध्यान देने वाली बात है, नोट पॉइंट है कि प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर तब केंद्र में लागू किया गया था। जो पहले द्वैत शासन प्रांतों में लागू हुआ था, प्रांतों से द्वैत शासन लागू कब हुआ था सर? इसको 1990 में प्रांत में लागू किया था। किसने? लियोनल कुर्टिस के कहने पर ऐसा किया गया था। लियोनल कुर्टिस कौन है? ये चेम्सफोर्ड का दोस्त था, जिसने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। ठीक, दूसरा से सभी विषय जो है वो ट्रांसफर्ड हो गए। विधानमंडल के प्रति यह उत्तरदायी, यानी जो आज की डेट का जो वर्तमान पॉलिसी आप देखते हैं, वर्तमान पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही वर्तमान जो प्रणाली है यही आपको देखने को मिल जाती है, कि वहीं पर देखने को मिली है। वर्तमान प्रणाली आपको वहां देखने को मिली थी, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये चीज भी आपको यहां देखने को मिली है। आगे हम बात करें, चलो एक और बात। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, बहुत बढ़िया चीज है कि भारत के अंदर जो सूचियों की व्यवस्था की गई थी 1935, आप आपसे ये तगड़ा सवाल है, मतलब पता सबको है लेकिन इसकी क्लैरिटी लोगों के पास नहीं है। इस बारे में पता सबको है लेकिन लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है, पता सबको है। क्लैरिटी क्या है उसकी हम बात करते हैं, बात को समझना थोड़ा सा। बच्चा आपको एक बात पता लगती है कि हमें आपकी अनुसूची 7 देखने को मिलती है, तो सब जानते हैं। जो हमारी शेड्यूल 7 है, ये तो जानते हो। तो शेड्यूल 7 में लिस्ट कितनी है सर? शेड्यूल 7 में हमें देखने को मिलता है जो लिस्ट है, इसमें लिस्ट आपको कितनी देखने को मिलती है? शेड्यूल 7 में लिस्ट कितनी है सर? 3 लिस्ट आपको इसमें देखने को मिलती है। 3 लिस्ट है। तो ये पहली बार ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया कहां से था? अगर हम 3 लिस्टों की बात करते हैं, ये लिस्ट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है वर्तमान में। एक होती है सर सेंट्रल लिस्ट है, एक आपकी स्टेट लिस्ट है, और एक आपकी कॉनकरेंट लिस्ट है। कॉनकरेंट लिस्ट आपको देखने को मिलती है। सच बताऊं, ये पूरा कॉन्सेप्ट 1935 के अधिनियम में भी था। वर्तमान में तो कह दिया जाता है कि भाई जो समवर्ती है इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया है, जो राज्य है ये हमने यहां पे पहले से ही थी, केंद्र भी यहां पर पहले से ही थी। ठीक है, याद रखना ये सब चीजें यहां पर कही जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर कहा जाए तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं देखने को मिले हैं। मतलब तीनों सूचियां यहीं पर थी, बट इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत सूचियों का नाम अलग अलग था।
फेडरल सूची हुआ करती थी जिसके ऊपर केवल सेंटर डिसीजन ले सकता है। आपकी प्रांतीय सूचियां हुआ करती थी जिस पर प्रांत अलग अलग डिसीजन ले सकता था। फिर इसमें कुछ संवर्ती सूची होती थी जिस पर दोनों ही इस पे डिसीजन ले सकते थे, और जो रेजिडुअल पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। वर्तमान में रेजिडुअल पावर्स किसके पास है? बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो बच्चे, ये वाला पॉइंटर इतना जरूरी है, मुझे लगता नहीं है कि आज तक किसी ने आपको इसके बारे में चर्चा की होगी, बट क्योंकि मैं जानता हूं ये पढ़ाना जरूरी है, पेपर का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इन कॉन्सेप्टों की कमी बच्चों को खल रही है। अगर हम बात करते हैं, जो फेडरल लिस्ट आपको देखने को मिलती है, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, रेलवे, डाकघर, करेंसी, फॉरेन ट्रेड, बैंकिंग, बीमा, ठीक है, यानी इंश्योरेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब फेडरल पे होते थे। इसके ऊपर सेंटर ही डिसीजन ले सकता था। इसमें प्रोविंस अलग अलग डिसीजन ले सकते थे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि इस समय प्रोविंसेस की संख्या कितनी थी? सर 11 प्रोविंस हुआ करते थे। इस समय प्रोविंस कितने थे? 11 प्रोविंस हुआ करते थे, 11। पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, भूमि राजस्व वर्तमान में स्टेट की तरह है। दंडिक विधि यानी क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल कोड आपको देखने को मिलता है 36 विषय में। प्रक्रिया, निवारक, निरोधक, विवाह, तलाक, बिजली, श्रम, समाचार पत्र, पुस्तकें, ये आपका कॉन्करेंट है। इस पर दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं, प्रोविंस भी सेंटर भी। और इसमें कॉन्सेप्ट कहा गया है कि जो रेजिडुअल पावर्स हैं, मतलब कि रेजिडुअल पावर का मतलब क्या है? जो इसमें उल्लेखित नहीं है, जो यहां उल्लेखित नहीं है, वो गवर्नर जनरल को मिल गई है। वर्तमान में रेजिडुअल पावर्स किसके पास है? आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है। करंटली रेजिडुअल पावर्स जो देखने को मिलती हैं वो हमारे सेंटर में है। वर्तमान में रेजिडुअल पावर्स किसके पास है? अगर हम बात करते हैं वर्तमान में रेजिडुअल पावर किसके पास है, रेजिडुअल पावर किसके पास है? सर ये पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 248 में लिखा है, 248 में लिखा है। खींच के याद रखना इस बात को। एजुकेशन कॉन्करेंट में आता है ना सर, एजुकेशन कॉन्करेंट में बाबू वर्तमान में आता है। ये 1935 की बात चल रही है, 1935 की बात चल रही है बच्चा। उस समय प्रांतों में आता था। क्लियर आया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं तगड़े तरीके से। इसके बाद आप आगे समझिएगा, इसमें बहुत तगड़ी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश पीपीटी यूज करो। बेटा मुझे ऐसा लगता है मैं मेजरली चीजें आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर तुम भी डाकतार को, यानी अगर तुम पोस्ट ऑफिस को इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो, फिर तुम्हारा लेवल खराब, फिर तुम्हारा लेवल नहीं है। तो वो चीज तुम खुद भी लिख सकते हो। अगला, भारत सरकार अधिनियम का मुख्य प्रावधान, आपको कुछ 4 मुख्य प्रावधान भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि पहला काम है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, मतलब फेडरल कोर्ट यहां पर बनाया जाता है। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलती है। फेडरल कोर्ट बना, ये कब बना है सर? 1937 में बना है। स्थापना दिल्ली में होती है 1 अक्टूबर 1937 की। संरचना में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 अन्य न्यायाधीश। मैं बताता हूँ, एक बार मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो कोई बच्चा था जो कहीं पढ़ के आया था। मतलब वो किसी अच्छे संस्थान में पढ़ के आया था, मैं नाम नहीं ले सकता, किसी बड़े महंगे संस्थान में, जिसके लिए उसने 1,81,000 रुपए का भुगतान किया था पढ़ने के लिए। तो उसने मुझसे कहा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। तब मैं हाथ से पढ़ाता था, तब मैं डिजिटल स्लाइड यूज नहीं करता था। ये लास्ट से लास्ट ईयर की बात है। तो उसने मुझसे कहा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, यहाँ पर जजों की संख्या 7 + 1 8 होनी चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि लाडले, वर्तमान में तुम जिससे पढ़ रहे हो उसका नाम जीत राणा है, अर्थात मैं। तो गलत जैसी चीजें मुझे लगता नहीं है कि कभी संभव हो पाए कि मैं आपको गलत पढ़ा दूं। वास्तविकता में अगर देखा जाए, यहां जजों की संख्या 2 + 1 ही है। आप दोबारा जाइए और दोबारा पढ़िए। वो लड़का बहस करने लगा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो भी किताब में आप मुझे दिखा पाओ उस किताब में दिखा। फिर वो किताब लेकर आया और उसने फिर मुझसे पहले माफीनामा भरा कि सर मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैंने उसे फिर क्षमा दी। मैं कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कई बार, जवानी के भाव में आप ज्यादा बह गए थे, इसलिए आपने गलत बता दिए। परंतु यहाँ पर जो संरचना है, वहां एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 अन्य न्यायाधीश, ये संरचना यही देखने को मिलती है। और जो वो बता रहे थे 7 + 1 जो जज देखने को मिलते हैं, वो 1950 में देखने को मिलते हैं, जब हीरालाल जगसूनिया कानिया आपको देखने को मिले थे। ये आपको तब की बात है।
हम यहां पर बात करें जो एक मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके मॉरिस ग्वेयर थे। मॉरिस ग्वेयर नाम के पर्सन आपको भारत के पहले जज देखने को मिलते हैं। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। ग्वेयर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो दूसरा है अधिकार क्षेत्र। इसका मूल क्षेत्राधिकार था, केंद्र राज्य विवाद देखता था। अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय से था। परामर्शवादी क्षेत्राधिकार गवर्नर जनरल के द्वारा संदर्भित मामलों पर होता था। जैसे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, ये बिल्कुल डिट्टो उसी की कॉपी है। देखा जाए तो ये संघीय न्यायालय ही आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को यह सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट बना, यही सुप्रीम कोर्ट आपका बनता है। ठीक है, और इसका जो ज्यूरिडिक्शन था, इसका जो ज्यूरिडिक्शन था वर्तमान की भांति ही था। जैसे मूल क्षेत्राधिकार जैसे वर्तमान में आर्टिकल 131 में है, यह वर्तमान में आर्टिकल 132 में है, 33 में है, 133 में है, 134 में है। ये सब आपको देखने को मिलता है। ये वर्तमान में आर्टिकल 143 में है। ठीक है, अब इसमें नोट पॉइंट ये है कि सर संवैधानिक वैधता की समीक्षा की शक्ति नहीं थी, मतलब कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू नहीं हो सकता था। मतलब कि रिव्यू पॉसिबल नहीं था। कहने की बात यह है कि आर्टिकल 137 कार्यरत नहीं था, 137 कार्यरत नहीं था, आर्टिकल 137 कार्य नहीं कर सकता था। यह बात इसमें कही, याद रखना। आर्टिकल 137 उस समय काम नहीं करता था, ये काम ही नहीं करता था क्योंकि यूएस से लिया। ठीक है, ये भी 1935 के एक्ट के थ्रू हुआ था। अगला काम अगर हम देखते हैं तो वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है वो भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में, 1 अप्रैल को बना था। प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ देखने को मिले हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे जो 1943 में इसमें बने थे। संघ लोक सेवा आयोग, अगर मैं आपको बताऊं, जो आपको पीएससी डिपार्टमेंट होता है, पीएससी बनता है 1926 में, लेकिन उसी को अब यहां पर एफपीएससी बना दिया गया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया था। और साथ में प्रोविंशियल पीएससी बना दिया गया था, जो बना था 1937 में या 1935 में। आगे चलकर यही दोनों 1947 में यही यूपीएससी बन जाएगा। ये इंडियन मैथ था। साथ ही साथ ये तो रहा, मतलब पॉइंटर्स के हिसाब से बताऊं 4 पॉइंटर्स हैं। तो पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा और चौथा पॉइंट ये रहा कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ये काम यहां पर हुए हैं। बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, कि बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया। ब्रिटिशर्स से पूछा गया कि काहे जी बर्मा को अलग काहे कर दिए, तो ब्रिटिशर्स ने कहा खल्लाडली दिक्कत यो आने लग रही थी कि बर्मा के अंतर्गत जो कानूनों की जरूरत है वो गणी अलग है। तो इस करके इस अधिनियम में इस और गणा कितना ही एक्सपेंड कर लेते, इस चक्कर में उसके लिए हमने अलग अधिनियम बनवा दिया है और भारत के लिए अलग अधिनियम बनवा दिया है। इस चक्कर में उनका अपना अलग हिसाब किताब, हमारा अपना अलग हिसाब किताब, ये यहां पर कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना। इस चीज को भी आप ध्यानपूर्वक समझें। ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ यहां देखने को मिला है, समझ पाए? ओके। मोहित चौधरी सर, क्या इसमें यूपी जीके डीपली करा लोगे? बेटा यूपी जीके में समुद्र में बैठ के करा दूंगा। ठीक है, काफी हो जाएगा। यादव जी आगे बढ़े, यहां तक पाएंगे? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलता है, वो भी थोड़ा सा यहां पर आप समझेंगे। ठीक है, वो भी थोड़ा सा आप यहां पर आप समझेंगे बगैर किसी परेशानी के। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए। यहां पर आप समझेंगे कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आपको देखने को मिलता है, इसका इंपोर्टेंस क्या है। अब इसके इंपोर्टेंस को थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि सर इसका इंपोर्टेंस शॉर्ट में थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे कि थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा सा समझ में आ जाए। शॉर्ट में बता दीजिए। जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि भारत में जो 1935 का एक्ट है, वो वर्तमान संविधान के अंदर क्या क्या चीजों को देता है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान के संविधान में इसमें से ठूसी गई हैं। पहला आपको देखने को मिलता है जितना भी फेडरल फॉर्म है, जितनी भी फेडरल फॉर्म है वो यहीं से उठाई गई है। दूसरा, 3 लिस्ट भी आपकी यहीं से उठाई गई है। तीसरा, पोस्ट ऑफ गवर्नर भी यहीं से उठाई गई है। पोस्ट ऑफ गवर्नर भी आपकी यहीं से उठाई गई है।
जुडिशरी भी यहीं से उठाई गई है, और यूपीएससी भी आपकी यहीं से उठाई गई है, इमरजेंसी भी आपका यहीं से उठाया गया है। देखो इमरजेंसी कंडीशन यहां से उठाया गया है, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन उठाया गया है। प्रशासनिक एकीकरण यूनिटरी फॉर्मेट भी आपका यहीं से उठाया गया है, और फेडरल प्रिंसिपल भी आपके यहीं से उठाए गए हैं। फेडरल प्रिंसिपल भी आपके यहीं से उठाए गए हैं, ठीक है, याद रखना। तो 1950 तक काफी सारे प्रावधान इसमें लागू रहे हैं, उसके बाद भी लागू रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां देखने को मिलता है। कमाल की चीजें हैं जो 1935 के अधिनियम से उठाई। लेकिन एक चीज और आपको देखने को मिल जाएगी कि 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में भारत में पहले आम चुनाव हुए। उसको भी थोड़ा समझना होगा कि भारत के अंदर पहले आम चुनाव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है, वो भी समझना। इसके बाद तो ये चीज और थोड़ी मजबूत बनेगी, और थोड़ा मजबूत होएगा हिसाब किताब इसमें, जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, और तगड़ा हिसाब किताब इसके बाद। इसके बाद समझना और लेवल क्या बनेगा। चुनाव, आम चुनाव हुए हैं। ईश्रांत अभी क्लास के अंदर आ चुका। ईश्रांत अपना खास बालक है। ईश्रांत, अरे क्या हाल से भाई? ईश्रांत, बालक ने एक बार बता दीजिए कि आप कोई आम बालक नहीं है, आप भी गणे कसूते बालक हैं। इस बारे में बाकी बालक ने भी बेरा पाटना चाहिए। चलो हम बात करते हैं। देखो 1937 को चुनावों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1937 के चुनावों का हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। 1937 के चुनाव परिणाम और लागू रहने की अवधि का डिस्कशन करते हैं। ये भी आप ही लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है। 1937 को चुनावों की चर्चा करते हैं। 1937 के ये पहले आम चुनाव है। पहले आम चुनाव आपको देखने को मिलते हैं, यानी पहले जनरल इलेक्शन आपको देखने को मिले हैं। प्रथम जनरल इलेक्शन आपको देखने को मिले, प्रथम जनरल इलेक्शन आपको देखने को मिले, पहले जनरल इलेक्शन आपको देखने को मिले, प्रथम आम चुनाव। 8 प्रांतों में सरकार आती है कांग्रेस की। तो जो कांग्रेस जीती है, जो कांग्रेस जीती है वो 8 प्रांतों में जीती है। 6 प्रांतों में तो डायरेक्ट जीती है, 2 प्रांतों में गठबंधन, ठीक है, 2 प्रांतों में गठबंधन जीती है। बताते हैं कैसे। सर मद्रास, बॉम्बे, मिडल प्रांत आपको जो देखने को मिलता है, मध्य प्रांत को बोलते हैं, उस समय यूपी बोला जाएगा, इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाएगा, यूपी बोला जाएगा, सॉरी एमपी इसको बोला जाएगा। मिडल प्रोविंस जो आगे चल के मध्य प्रदेश बना है। बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत यानी यूपी बोला जाएगा। तो ये हो गए 6। इसमें तो स्पष्ट कांग्रेस बनी थी, स्पष्ट डायरेक्ट कांग्रेस बनी है। नॉर्थ बाउंड्री, नॉर्थ बाउंड्री में, नॉर्थ बाउंड्री में, नॉर्थ बाउंड्री एंड असम के अंदर क्या बनता है, असम के अंदर कांग्रेस अलायंस बना है। क्या बनता है? कांग्रेस अलायंस, अलायंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। और बाकी कुछ प्रांतों में आपको अलग अलग हिसाब किताब देखने को मिलेगा। अदर पार्टीज आपकी अलग अलग जगह पे मिली है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी अलग अलग जगह, कौन कौन सी है उनकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बाल को थोड़ा सा समझना, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहां से हमें मिटाना पड़ेगा। अदर पार्टीज आपको कहां कहां देखने को मिली है? अदर पार्टीज, अदर, जैसे बंगाल में आपको देखने को मिलती है प्रजा कृषक, प्रजा कृषक पार्टी आपको देखने को मिलती है। पंजाब में आपको देखने को मिलती है, पंजाब के अंदर आपको देखने को मिलती है यूनिनिस्ट, निष्ठ, यूनिनिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और सिंध में आपको क्या देखने को मिलती है? सिंध में आपको देखने को मिलती है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग आपको देखने को मिल जाएगी। और मुस्लिम लीग के साथ भी क्या था? अलायंस था। मुस्लिम लीग ने कई सारी पार्टियों के साथ मिलकर यह चीज की थी, ठीक है, याद रखना, सीधे तौर पर याद रखना। और 1935 का जो अधिनियम है कब तक लागू रहा था? केंद्र में द्वैध शासन 37 से 47 तक लागू रहा था। प्रांतीय स्वायत्तता 37 से 47 में। केंद्र में द्वैध हमेशा रहा है। क्या प्रावधान 26 जनवरी 1950 तक संविधान लागू होने तक लागू रहे हैं। ये पॉइंटर है। बच्चे आपको समझ में आया? क्या मैं इसको एक दूसरे तरीके से बता दूं? ठीक है, देखो मैं बताने का प्रयास करता हूं। इन 1937 के इलेक्शन है जो कि 11 प्रांतों में हुए हैं, 11 प्रोविंस में आपको देखने को मिले थे, जिसके अंदर मैं बात करूं 6 के अंदर कांग्रेस बनी है, कांग्रेस बनी है, 3 में कांग्रेस का अलायंस बना है, कांग्रेस अलायंस बना है। और अगर मैं बात करता हूं 2 के अंदर कांग्रेस का अलायंस बना है, 2 में कांग्रेस अलायंस है,
और 3 के अंदर अदर पार्टीज बनी है। बात करते हैं यहां यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, एमपी, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, बिहार, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे। यहां अलग अलग लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहां कांग्रेस है। यहां नॉर्थ बाउंड्री स्टेट, उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ बाउंड्री पर अलायंस है, बाउंड्री पर अलायंस है। असम में अलायंस है कांग्रेस का। और यहां अदर कौन कौन से हैं? पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी है, ठीक है। सिंध के अंदर मुस्लिम लीग प्लस अलायंस है। और जो बंगाल है, बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगी प्रजा कृषक पार्टी। ये आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, याद रखना। तो यही चीज आपको यहां देखने को मिली। बट इस एक्ट के अंतर्गत आपको क्या चीज देखने को मिलती है? इस एक्ट के अंतर्गत आपको क्या चीज देखने को मिली है? इसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई है। इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा आलोचना भी इसकी हुई है। कैसे? आलोचना की बात कर लेते हैं। इसकी आलोचना क्या? इसको दास्ता का नया संविधान कहा गया था। इसको न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? कि 1935 एक्ट इज न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। दिस इज न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1935 का अधिनियम एक न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी है। अरे समझे कि नहीं? बुद्धि में आई बात? क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। इसके अंदर कम्युनल इलेक्शन होते हैं। कहते हैं कि इसमें कम्युनल इलेक्शन है। क्या सच में कम्युनल इलेक्शन थे? बिल्कुल कम्युनल इलेक्शन थे। कम्युनल इलेक्शन खत्म थोड़ी हुए थे, इसमें भी थे, इसलिए गलत है। इसमें कहा था कि इसमें प्रिंसली स्टेट को ज्यादा मान रहे हो, प्रिंसली स्टेट को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो। क्यों महत्व दे रहे थे? क्योंकि पैसे देते थे ब्रिटिशर्स को। गवर्नर के विशेष अधिकार बहुत अधिक हैं। गवर्नर राजा से बिल्कुल सनकी है गवर्नर, ये नेहरू जी का कहना था। और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपको इस पर क्या देखने को मिलती है? रिएक्शन ऑफ कांग्रेस। सब त्रिपुरी सेशन देखने को मिलता है। इसमें पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया जाता है 1935 एक्ट को। फरवरी 1937 चुनावों में भाग भी लिया गया था। 11 में से 8 में कांग्रेस के प्रांत की सरकार बनी थी, बट इसको बाद में मना कर दिया है बैटल्स के अंतर्गत। तो इसको मैं अगले पेज पर और अच्छे तरीके से बताता हूं। ये शायद आपको यहां और इतनी क्लैरिटी क्रिएट ना कर पाए, तो इसको मैं थोड़ी और क्लैरिटी के साथ बताता हूं। यहां शायद इतनी क्लैरिटी आपके लिए नहीं बना पाएगा। चलो और क्लैरिटी देखते हैं इस पर। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपको इस पर क्या देखने को मिली है, इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहां तक आप मुझे बताओ, यहां तक समझ में आया नहीं? ईशांत भाई कैसी है स्लाइड, बताओ। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो वास्तविकता में चाहते हैं कि इसको यूट्यूब पे रखा जाए, तथास्तु बैच को यूट्यूब पर रखा जाए? कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं? आज मैं आपसे सच्चाई की भी बात करूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जी, कहा है कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित सरकार इसको कहा गया था। बच्चे, अगर कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, उसका मतलब यही है, उसका मतलब यही है आपको जो देखने को मिल रहा है। जो बच्चे परचेज कर चुके हैं वो एक बात को याद रखना, ये केवल यूट्यूब पे लाइव रह सकता है, क्योंकि यह ऑलरेडी पेड बैच है। तो हमेशा तो यूट्यूब पे नहीं रह सकता, कुछ समय के लिए लाइव रह सकता है। कि लाइव रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, लाइव कंप्लीट होते ही यूट्यूब से हट जाएगा। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है, जो लोग बाई कर चुके हैं उनको एडिशनल फायदा इसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो जो बच्चे अब यस यस कह रहे हैं, आप शुरुआती तौर पर लाइव क्यों नहीं आते फिर? रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी यूट्यूब पे, नहीं।